Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to discuss the acidic strength of alcohol as well as acidic strength of phenol. And then we are going to compare the acidic strength of alcohol and phenol. मतलब पहले दोनों के acidic strength के बारे में डिस्कस करेंगे, देन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर भी करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन वीक एसिडिक है, उसके पीछे के रीजन को देखेंगे, देन एसिडिक स्ट्रेंथ के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखते हैं. चलो सबसे पहला हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली कैसे पता किया कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डाल दो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. देखो एक्चुअली ना मैंने ना ये फिनॉल का भी एसिडिक स्ट्रेंथ है ना इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो बाद में जब हम लोग को फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना होगा तभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं पूरा अल्कोहल और फिनॉल दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को इसी वीडियो में कवर करूंगा. सो देखो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अल्कोहल लेते हैं. अल्कोहल का रिएक्शन मैं सोडियम मेटल के साथ करवा रहा हूं. किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ. सोडियम मेटल इज अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल है ये. तो ये क्या करेगा, अल्कली मेटल एक बेस का काम करेगा. कैसा काम करेगा? बेस का. जब ये बेस का काम करेगा तो ये एसिड का, और आपको पता है इधर से ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा. ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा. H+ निकलेगा. क्या निकलेगा? H+ निकलेगा. याद रखो H+ की जगह पे कौन आ जाएगा? Na+. तो रिएक्शन हुआ और इधर हाइड्रोजन गैस बाहर निकला. एक अल्कोहल से एक हाइड्रोजन, सो दो अल्कोहल से दो हाइड्रोजन निकलेंगे. मतलब इधर आपको ये 2 लेना पड़ेगा. जब अल्कोहल 2 है तो सोडियम भी 2 लेना पड़ेगा, ये भी 2, और इधर हाइड्रोजन गैस निकल गए. ये क्या बन गया? सोडियम अल्क ऑक्साइड. सोडियम ये अल्काइल ग्रुप है ना, और ये ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? सोडियम अल्क ऑक्साइड. तो याद कर लो, जब अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम अल्क ऑक्साइड बनता है. मतलब ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होगा मतलब इधर से क्या निकल रहा है? H+ निकल रहा है. देखो इधर से क्या होगा ना, एक्चुअली आपको मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस कर देते. इधर से RO- बनेगा, इधर से क्या बनेगा? H+. सोडियम क्या है? मेटल है. मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. तो O- और Na+ मिल जाएंगे और H+ को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन का एटम बन गया. वैसे दूसरे H+ को भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उधर भी एक हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा. दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे, यानी H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो इस तरीके से रिएक्शन होता है. मतलब इधर अल्कोहल ने क्या तोड़ा? ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और H+ रिलीज किया. मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल. इस रिएक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और H+ रिलीज हुआ. दैट मींस दिस रिएक्शन इंडिकेट्स अल्कोहल के पास कौन सा बिहेवियर होता है, कौन सा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है. अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ होता है. अब वो ज्यादा होता है कि कम होता है फिनॉल से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. मतलब अल्कोहल क्या है? एसिडिक होता है. कैसा होता है? एसिडिक होता है. अल्कोहल इज एसिडिक. इस रिएक्शन से पता चला बिकॉज H+ फ्री हो रहा है. फिर हम लोग ने फिनॉल लिया. फिनॉल सबको पता होगा कैसे लिखते हैं. बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसको फिनॉल बोलते हो. फिनॉल का रिएक्शन भी सोडियम मेटल के साथ किया, तब हम लोग ने ऑब्जर्व किया इधर से H+ निकला और उसके जगह पे कौन आ गया? Na+ आ गया. H+ के जगह पे कौन आ गया? Na+ आ गया. H+ के जगह पे कौन आ गया? Na+ आ गया. जैसे उधर एक H+ निकला, फिर Na+ क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा. सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा. तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. इसका नाम क्या है? सोडियम. ये फिनाइल ग्रुप है इसलिए फिन ऑक्साइड. इसका नाम क्या है? सोडियम फिन ऑक्साइड. सोडियम फिन ऑक्साइड. और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? रिलीज हो गया. हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? रिलीज हो गया. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब इसमें भी आपको क्या पता चला कि जो फिनॉल था, ये जो फिनॉल है, फिनॉल में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और क्या फ्री हुआ? H+ फ्री हुआ.
फिनॉल में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, टूटा और H प्लस फ्री हुआ, और H प्लस के जगह पर कौन गया, Na प्लस गया। H प्लस फ्री होना मतलब क्या, फिनॉल भी कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है, एसिडिक बिहेवियर। मतलब इस रिएक्शन से हमको क्या पता चला, फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक, फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक, ऐसा पता चला। इस रिएक्शन में अल्कोहल भी H प्लस दे रहा है, फिनॉल भी H प्लस दे रहा है, दोनों ही H प्लस दे रहे हैं, डेट मीन्स दोनों ही एसिडिक है। चलो ठीक है, ये वाला जो टेस्ट है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल। किसी कंपाउंड में, मैंने आपको एक कंपाउंड लाके दिया और मैंने पूछा क्या इस कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है। अब क्या करने का, उस कंपाउंड को लेने का और उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम मेटल कट करके डाल देने का, फटाफट है ना, बहुत ज्यादा है ना हाइड्रोजन का एफरवेसेंस निकलेगा, बुलबुला निकलेगा, तो आप पता कर जाओगे कि हाँ भाई इधर अल्कोहल प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? सो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ड्यूरिंग दैट रिएक्शन दोनों ही क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H प्लस। H प्लस निकालने वाले को आप क्या बोलोगे, एसिड, मतलब दोनों ही क्या है, एसिडिक है। फिर मुझे इस रिएक्शन से तो पता नहीं चला, मुझे इस रिएक्शन से इतना पता चला कि दोनों एसिडिक है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है वो पता नहीं चला। फिर मैंने क्या किया ना, उसी अल्कोहल का रिएक्शन मैंने NaOH के साथ किया, NaOH के साथ, तो इधर मैंने देखा कि रिएक्शन नहीं हुआ। जबकि मैंने फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ किया, तो इधर H प्लस के जगह पर कौन आ गया, Na प्लस, H प्लस के जगह पर कौन आ गया, Na प्लस, और H प्लस को कौन मिल गया, OH माइनस, H प्लस को कौन मिल गया, OH माइनस। वापस सोडियम फिनॉक्साइड बना और वाटर बना। मतलब एसिड, ये बेस है ना, NaOH क्या है, बेस है, और ये एसिड का बिहेवियर दिखा रहा है, तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ, सॉल्ट और वाटर बना। देखो अगर मैं बात करूं, अल्कली मेटल इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अल्कली नेचर इसका स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू NaOH। आप बात समझ रहे हो, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। अगर सोडियम मेटल और NaOH में कंपैरिजन करूं, दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज वीक। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसने रिएक्ट कर लिया, लेकिन वीक बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा। बात समझ रहे हो, वीक बेस है, सोडियम मेटल के कंपैरिजन में NaOH इज वीक, और इस वीक बेस के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब अल्कोहल की एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। बात समझ रहे हो, अल्कोहल सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले के साथ ही रिएक्ट कर पा रहा है, वीक वाले के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा। That means अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। जबकि फिनॉल वीक वाले से भी रिएक्शन कर ले रहा है, फिनॉल वीक बेस यानी NaOH से भी रिएक्शन कर ले रहा है, मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है अल्कोहल से, ऐसा हमको इस रिएक्शन से दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? एक्सपेरिमेंटली हमको दिख रहा है। हम लोग ने पहले क्या किया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, तो मुझे देखा कि दोनों रिएक्ट कर रहे थे, मतलब इधर हमको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो गया। बट जब मैंने NaOH के साथ रिएक्शन किया जो कि वीक है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, इट इज वीक बेस, फिनॉल रिएक्ट कर लिया लेकिन अल्कोहल रिएक्ट नहीं कर पाया, मतलब फिनॉल वीक बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, विच इंडिकेट्स फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिनॉल अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चल गया, अब इसका हम लोग वैलिड रीजन भी देखेंगे व्हाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन अल्कोहल। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन से दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इस रिएक्शन से ये पता चल गया। क्लियर हो गया? तो ये एक्सपेरिमेंट की बात हुई। अब हम लोग रीजन देखेंगे कि क्यों फिनॉल एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्कोहल से। तो जब तक आप लोग इसको नोट कर लो प्रॉपरली। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। देखो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चला, क्योंकि अल्कोहल में भी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और H प्लस रिलीज हो रहा था, मतलब अल्कोहल इज एसिडिक। फिनॉल में भी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और H प्लस रिलीज होता है, मतलब फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक।
बट दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन था? फिनॉल था, बिकॉज वो वीक बेस के साथ भी रिएक्शन कर जा रहा था। तो जो वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब उसकी एसिडिटी क्या होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब हम लोग उसके पीछे थियरी को, उसके पीछे जो रीजन है उसको समझते हैं, क्योंकि क्यों फिनॉल जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। चलो, ये एक अल्कोहल है ROH। अल्कोहल में से जब आप H+ निकाल दोगे तो RO- बचेगा और ये क्या बचेगा? H+। देखो ये अल्कोहल ने H+ दे दिया, तो H+ देने वाले को आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन डोनर। H+ मतलब क्या? प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं। ये आपने 11 में पढ़ा है। प्रोटॉन डोनर को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं। सो दिस इज एसिडिक, क्योंकि इसने H+ डोनेट की है। अब देखो, जो H+ देने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। H+ देने के बाद जो भी बचता है ना उसको क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट बेस बोलोगे। कॉन्जुगेट बेस। क्यों उसको मैं बेस बोल रहा हूं? बिकॉज ये वापस H+ एक्सेप्ट कर सकता है, माइनस से इधर प्लस है, वापस एक्सेप्ट करके वापस ये बन सकता है कि नहीं? तो समझे व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? देखो, किसी भी एसिड में से H+ निकालने के बाद बचे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलोगे? हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो गया? अब देखो, तो अल्कोहल ने जब H+ दिया तो RO- कॉन्जुगेट बना। RO- मतलब कौन सा आयन? अल्क ऑक्साइड आयन। इसका नाम क्या है? अल्क ऑक्साइड आयन। चलो, अब फिनॉल है। फिनॉल ने भी जब अपना ऑक्सीजन दे दिया, सॉरी हाइड्रोजन दे दिया, H+ दे दिया, तो फिनॉक्साइड बनेगा। कोई भी ब्रॉन्स्टेड एसिड जब H+ देने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, ऊपर क्या बना? अल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब मुझे बताओ, ये दोनों आयन में दोनों ने H+ दे दिया। H+ देने के बाद स्टेबल कौन है? क्या ये RO- स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है? आप खुद बताओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। विच इज मोर स्टेबल, अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड? तो इधर मैं बोलूंगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन is more stable than alkoxide ion, than alkoxide ion due to what? Due to resonance। अब मैं बताता हूं रेजोनेंस कैसे हो रहा है। ड्यू टू रेजोनेंस। तो जो फिनॉक्साइड आयन बना वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, कौन H+ देगा? जब अल्कोहल ने H+ दिया तो अल्कोक्साइड बना जिसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, जबकि फिनॉल ने H+ दिया तो फिनॉक्साइड बना जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इधर से इधर आने पर मतलब H+ देने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो H+ देगा। जबकि अल्कोहल के केस में H+ देने के बाद स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जा रहा है तो वह H+ नहीं देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो, आप पॉइंट समझ रहे हो ना? अब समझो आप लोग। तो ये अल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होता जबकि फिनॉक्साइड में रेजोनेंस होगा। आप खुद देखो। चलो, मैं फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर ये ऑक्सीजन और ये क्या है? नेगेटिव पार्ट। आप खुद देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव। यार कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। यस, तो पाई सिग्मा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है? नेगेटिव से पाई की तरफ। लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। इधर देखो, डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया। इधर क्या आ गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा। बात समझ लो ना? अब इधर कुछ चेंज मत करना। अब देखो, इधर भी थोड़ा आप समझो। देखो, इस नेगेटिव ने जब इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस कार्बन को ध्यान से देखना। इसने 1 2 3 और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया। आपको पता है सब लोग के पास एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो जब ये पांचवा बॉन्ड बनेगा तो ये जो पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। वो टूट के इधर लोन पेयर के फॉर्म में या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O।
अब देखो ये इधर से इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। अब देखो इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका था, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब ध्यान से देखो, अब ये वापस पाई सिग्मा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ। ये सब चीज हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया है। अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लो, बिकॉज वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है, जिसमें हम लोग ने रेजोनेंस को बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। उधर मैंने हर एक स्टेप बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे। क्लियर हो गया? सो देखो ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया था, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ऑक्सीजन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस हो रहा है। देखो फिनॉक्साइड आयन बना तो जो कि रेजोनेंस के वजह से स्टेबल है, जबकि अल्कोक्साइड आयन में क्या कोई रेजोनेंस होगा? क्या नहीं होगा। रेजोनेंस कब होता है? जब कॉन्जुगेशन होता है। देयर इज नो कॉन्जुगेशन। देखो मिथॉक्साइड आयन, ये मिथॉक्साइड आयन, क्या इधर रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, जबकि इधर रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो ये तो मैंने फिनॉक्साइड का बताया। अगर मैं फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, फिनॉल का, ध्यान से देखना काफी इंटरेस्टिंग है ये, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलो जिसको आता है वो लोग खुद ही वीडियो को पॉज करो और खुद ही बना दो यार, या तो खुद ही स्किप कर दो इसको। जिसको आता है खुद से बनाओ फटाफट। ये लोन पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है, दिस इज कॉन्जुगेशन, दैट मींस इधर रेजोनेंस होगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा? लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। तो देखो लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। इसने ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया था, जब ये 5वां बनेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। व्हाट इज रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखो क्या करना ना, इधर और इधर कुछ चेंज नहीं करना, तो उसको पहले बना दो। इधर सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। इधर पाई बॉन्ड से टूट के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब इधर क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। अब ऑक्सीजन को ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन ने अपना ये वाला लोन पेयर क्या किया? डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इस ऑक्सीजन ने ये वाला लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इज दिस क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करेगा, तब देखो क्या होगा। क्योंकि अभी भी देखो इधर कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। अब देखो क्या होगा, इधर लोन पेयर आ गया, इधर क्या आ गया? पाई बॉन्ड आ गया, इधर डबल बॉन्ड O H, और इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना, वापस पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन होगा, लोन पेयर से इधर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ये ऐसा रेजोनेंस क्यों हो रहा है? फिनॉल में रेजोनेंस क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। बाकी ये जहां इधर कुछ चेंज मत करो। अब देखो वापस पाई बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है ना, मतलब पाई बॉन्ड एक है, तो पाई इधर सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, इधर लोन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होगा। कभी भी लोन पेयर से पाई की तरफ फ्लो होता है, ना कि पाई बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ। ऐसा कभी भी फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो होगा। अब देखो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया था, ये जब 5वां बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास वापस चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड है, और ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बता सकता हूं कि दोनों में स्टेबल कौन है, फिनॉक्साइड और फिनॉल में स्टेबल कौन है। आपको तो इतना पता चल गया कि क्यों अपना अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है फिनॉल से, बिकॉज फिनॉल H+ देने के बाद फिनॉक्साइड बनाता है, अल्कोहल OH+ देने के बाद अल्कोक्साइड बनाता है। अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होता, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज उसमें रेजोनेंस होता है। स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तो H+ इजीली डोनेट करेगा, जबकि इसकी स्टेबिलिटी इधर से इधर आने पर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो वो जल्दी H+ नहीं देगा, और जो जल्दी H+ नहीं देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी।
अब देखो ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये फिनॉक्साइड का, फिनॉल का फिनॉक्साइड का। आप बताओ कि दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, फिनॉल का कि फिनॉक्साइड का? देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कंडीशंस देखे थे, याद आ रहा है? जैसे कि जिसका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल होगा, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज वन। तो देखो इसमें सब में चार्ज है, दोनों वाले में, चाहे वो फिनॉल का हो चाहे वो फिनॉक्साइड का हो, दोनों में चार्ज है। फिर आप देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सबका 5 बन रहा है, इसका भी 1 2 3 4 5 बन रहा है, इसका भी 5 बन रहा है। न्यूट्रल दोनों ही नहीं है, सब में चार्ज है। लेकिन मैं बोलूंगा इधर, अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज more stable than phenol, because in phenol more electronegative atom, that is oxygen has positive charge, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, बिकॉज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो बच्चों लोग, क्या डिफरेंस है? फिनॉल के केस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि फिनॉक्साइड के केस में नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ, ये वाला कंडीशन भी था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि फिनॉल में उल्टा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि फिनॉक्साइड के केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव ही चार्ज है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव है जबकि इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो बताओ कौन सा स्टेबल होगा? फिनॉक्साइड का ना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आना मतलब स्ट्रक्चर को, स्टेबिलिटी को कम कर दे रहा है। बात समझ रहे हो? तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। बात समझिए आप इधर। तो इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो डेफिनेटली फिनॉल अपना H+ देगा ना, क्योंकि उसको पता है अगर मैं H+ दे दूं तो मैं फिनॉक्साइड बन जाऊं, और फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, बिकॉज आपको रीजन इधर मैंने लिख दिया, बिकॉज फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो ध्यान से देखो, इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो H+ क्या करेगा? इजीली डोनेट करेगा, फास्ट डोनेट करेगा। जबकि इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी, अल्कोहल के केस में स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो वो जल्दी H+ डोनेट नहीं करेगा। तो ये रीजन है कि अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस से। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन, इसलिए फिनॉल अपने H+ देके फिनॉक्साइड बना देता है, बिकॉज फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है रेजोनेंस की वजह से, जबकि अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी कम है बिकॉज में रेजोनेंस नहीं होता। इसलिए अल्कोहल अपने H+ जल्दी नहीं देगा। वो कभी H+ देगा जब उसके सामने स्ट्रॉन्गर बेस होगा, वीक बेस के सामने वो अपने H+ देने वाला नहीं है। तो आज हमको पता चल गया कि विच इज मोर एसिडिक? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेट बेस फॉर्म, दैट इज अल्कोक्साइड इन केस ऑफ अल्कोहल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। क्लियर हो गया? अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी कम है फिनॉक्साइड से, देयरफॉर अल्कोहल वोंट गिव इट्स हाइड्रोजन आयन इजीली, वो अपने H+ आयन को इजीली नहीं देगा एज कंपेयर टू फिनॉल। और आप खुद ही देखो, फिनॉल की स्टेबिलिटी कम है किससे? फिनॉक्साइड से। क्यों? क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि फिनॉक्साइड में पॉजिटिव नहीं आ रहा। न्यूट्रल हो रहा है मैं मानता हूं, लेकिन पॉजिटिव नहीं आ रहा। और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है फिनॉल से। इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी, मतलब देखो
फिनॉल ने H प्लस दे दिया, H प्लस देने के बाद इसकी स्टेबिलिटी, फिनॉक्साइड बना, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो फिनॉल तो इजीली H प्लस दे देगा ना, फिनॉल अपने H प्लस इजीली दे देगा, जबकि अल्कोहल जल्दी देगा नहीं। तो यही रीजन है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। Is this clear to all of you? Now we are going to discuss the effect of the different group. इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या असर पड़ता है, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। देखो ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है मेसोमेरिक के लेक्चर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर, आप चाहे तो उधर से भी देख सकते हो। उधर तो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी डिटेल में हर एक चीज, हर एक कंपाउंड के साथ डिस्कस किया। इधर तो हम लोग बस अल्कोहल और फिनॉल की बात करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। देन वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो इसको आप लोग नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप EDG, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए, तो वो लोग क्या करेंगे ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को, चाहे वो अल्कोहल हो, फिनॉल हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर हो गया? ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं ना, वो लोग कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव और पॉजिटिव मेसोमेरिक। देखो आपको इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब चीज के बारे में अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देखो, अदरवाइज आप इधर भी सीख जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, क्लियर हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या दिखाते हैं, माइनस आई एंड माइनस एम। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect and minus M effect. And acidic strength में बस अल्कोहल और फिनॉल की अगर हम लोग बात करेंगे ऐसा नहीं, ये रूल सबके लिए, कोई भी एसिड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो, फिनॉल हो, सबके एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये रूल जनरल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। देखो कैसे माइनस आई बढ़ेगा और माइनस एम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर हो गया? और प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, प्लस एम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब प्लस आई कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। माइनस आई कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। प्लस एम कब आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। माइनस एम कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। दैट्स इट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे कि OH हो गया, फिर OCH3 हो गया, NH2 हो गए। तो ये सारे ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन डोनर है। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन आ गया, अपना नाइट्रो ग्रुप आ गया, साइनाइड ग्रुप आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और भी बहुत सारे हैं, ये सब चीज मैंने इंडक्टिव और मेसोमेरिक में पूरा लिस्ट दिया है, आप उधर से देख लेना। चलो अब डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे, जो पूरा कंसेप्ट ना इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ कि ये तीनों अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन है। ये है इथेनॉल, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी प्रोपेन टू ऑल, और ये है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। मैं पूछ रहा हूं ये तीनों में स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन है।
स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन है। अब देखो आप कैसे बताओगे, देखो एसिडिक मतलब क्या, H प्लस देना, H प्लस देना, H प्लस देना, तो ये तीनों ही H प्लस दे देंगे, क्लियर हो गया। लेकिन फास्ट कौन देगा, अब देखो आपको पता है ये तीनों में देखोगे ना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़े हुए हैं, अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप तीनों में क्या है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है तीनों में। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस एम नहीं दिखाता, प्लस आई दिखाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव। आप मुझे बताओ पॉजिटिव इंडक्टिव बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा कि नहीं, पॉजिटिव इंडक्टिव बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसमें देखो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो एक ही बार प्लस आई है, इसमें दो दो अल्काइल ग्रुप है तो दो दो बार प्लस आई है। मान के चलो जस्ट ऐसा समझाने के लिए, इधर कितने तीन तीन अल्काइल ग्रुप, मतलब इसमें +3 आई है। किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, आप बोलोगे सर इसमें तीन तीन अल्काइल ग्रुप है तो इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, और जिसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। सो ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, सी का, क्योंकि उसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, ए का, बिकॉज में प्लस आई कम है, प्लस आई कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ए इज मोर एसिडिक देन बी इज मोर एसिडिक देन सी। क्लियर हो गया आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो एलिफेटिक में ना, एलिफेटिक अल्कोहल में क्या होगा ना, एक चीज याद रख लेना बच्चे लोग, कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट की बात नहीं करोगे। मेसोमेरिक इफेक्ट वो होता है सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, रिंग वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। एलिफेटिक यानी ओपन चेन के लिए ये मेसोमेरिक इफेक्ट का बात नहीं करते, उधर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का ही बात करते हैं, जबकि रिंग में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों का बात करते हैं। तो पता चल गया ना, इसमें 3 बार प्लस आई है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसलिए प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ऐसा क्यों हुआ आप खुद सोचो बच्चे लोग, देखो समझा देता हूं मैं आप लोग को। ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, इसने H प्लस दिया तो आपको मालूम है H प्लस देने के बाद अल्कोक्साइड आयन बन जाता है, टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब देखो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का बोझ है, इलेक्ट्रॉन का बोझ है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन का बोझ बढ़ रहा है। फिर ये आपको मालूम है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन और भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का बोझ बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से वो डिस्टेबल हो रहा है। बात समझ रहे हो, ऑक्सीजन पे पहले से नेगेटिव था, आप उसको और इलेक्ट्रॉन दे दो और बोझ दे दो तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए ये वाला अल्कोहल जल्दी H प्लस देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने H प्लस दे दिया तो मेरे ऊपर इधर नेगेटिव आएगा, पहले से ही नेगेटिव है और पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पहले से प्रॉब्लम और प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो इसलिए वो जल्दी H प्लस देता नहीं है एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सबको पता है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ये सबको पता है। तो आज आपको ये भी पता चल गया होगा इधर 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे ज्यादा किसका होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का। क्लियर हो गया ना ये बात। चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है, क्लोरोमिथेनॉल, एक क्लोरीन है और मिथेनॉल, क्लोरोमिथेनॉल, डाइक्लोरोमिथेनॉल, ट्राइक्लोरोमिथेनॉल। मैं पूछ रहा हूं विच इज मोर एसिडिक। देखो हैलोजन है, ये क्या है, हैलोजन। हैलोजन क्या दिखाते हैं बच्चे लोग, हैलोजन दिखाते हैं -I इफेक्ट। इसमें मैं इधर हैलोजन भी डाल सकता हूं। हैलोजन क्या दिखाते हैं, -I इफेक्ट। आपको पता है -I इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। देखो इधर क्या है ना, हैलोजन है, क्लोरीन मतलब हैलोजन। हैलोजन क्या दिखाते हैं, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या दिखाते हैं, -I, और -I बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो आप खुद सोचो, इसमें 3 हैलोजन है, मतलब इसमें 3 बार -I है,
इसमें सिर्फ 2 बार माइनस आई है, इसमें सिर्फ 1 बार माइनस आई है। तो जिसमें माइनस आई ज्यादा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। मतलब इधर C, ये C है, ये B है और ये A है, तो C इज मोर एसिडिक देन B इज मोर एसिडिक देन A, क्योंकि C में माइनस आई ज्यादा है, C में माइनस आई ज्यादा है। क्लियर हो गया ना? माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। देखो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, H प्लस देने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव आया तो उसको मदद, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोझ था वो कम हो जाएगा। मतलब H प्लस देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये, और उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो थोड़ा क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम होगा और ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये रीजन है माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्योंकि वो क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बना रहा है, जबकि प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा था, कॉन्जुगेट बेस को लीस्ट स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा था। चलो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि कैसे प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है और माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, नाइट्रोमिथेनॉल, 1 नाइट्रोमिथेनॉल और इधर आ गया 1 साइनोमिथेनॉल। बताओ इन दोनों में एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक? दिस इज A एंड दिस इज B। ये सब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन है? दिस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बिकॉज उसमें नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, जबकि इसके केस में कार्बन होता है, साइनाइड है ना, कार्बन और कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रो की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी साइनाइड से ज्यादा होती है, मतलब इसमें माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए आपका आंसर आएगा A इज मोर एसिडिक देन B। ये हम लोग ने ऑर्डर ऑफ ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को भी देखा है हम लोग ने मेसोमेरिक के लेक्चर में, कि कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कौन सा कम करेगा। नाइट्रो वाला ज्यादा करेगा, मतलब इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल क्लोरोइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, क्लोरोइथेनॉल, ये इथेनॉल है। क्लियर हो गया? अब देखो ये दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन है, ये दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन है? आंसर आएगा ये, बिकॉज ये फिनॉल है। भले इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो अल्कोहल है ना, ये फिनॉल है, तो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ क्वेश्चंस है, नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चंस। तो जब तक आप लोग इसको नोट कर लो, आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ की माइनस आई और माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब माइनस आई और माइनस एम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अगर ये प्लस आई और प्लस एम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो प्लस आई प्लस एम कौन दिखाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। माइनस आई माइनस एम कौन दिखाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग नोट करो। सो गाइस, लेट्स डिस्कस द अनदर क्वेश्चंस। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फिनॉल के ऊपर। दिस इज फिनॉल, लेकिन इधर नाइट्रो ग्रुप है, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल, एंड दिस इज पैरामिथॉक्सीफिनॉल। देखो पैरामिथॉक्सीफिनॉल, मैं पूछूंगा दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन है? एसिडिक मतलब क्या? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और H प्लस देगा। कौन फास्ट देगा? देखो आपको क्या पता करना है, देखना है कि दोनों में ग्रुप जुड़ा हुआ है।
ये जो ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एज आई हैव टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आई और माइनस एम होगा, जबकि इसमें प्लस आई और प्लस एम होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू कैन से दैट दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक, मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथॉक्सीफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथॉक्सीफिनॉल। क्लियर हो गया बच्चों लोग? चलो अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। ये फिनॉल है, इधर मैंने नाइट्रो ग्रुप ले दिया पैरानाइट्रोफिनॉल, इधर पैरानाइट्रोफिनॉल बन गया, ये बन गया हमारा पैरासाइनोफिनॉल, साइनाइड ग्रुप हो गया, और इधर हो गया पैरा अमीनोफिनॉल NH2। अब देखो, अब आपको पता करना है कि कौन किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। एज आई हैव टोल्ड यू, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साइनाइड इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पता कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे पता करोगे? देखो आपको पता है इस नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ और इसके साथ बॉन्ड बनाया, मतलब 3 बॉन्ड, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 बॉन्ड बनाया, मतलब इधर एक लोन पेयर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो कभी भी रिंग के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है, रिंग के साथ जिस एटम ने बॉन्ड बनाया है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनता है। याद कर लो, रिंग से जुड़े हुए एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनेगा। रिंग से जुड़ा हुआ एटम अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड से जुड़े हो तो वो क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। शब्द को समझो, अगर कोई एटम रिंग से जुड़ा है और वो एटम अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो अगर कोई एटम अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। नाइट्रो का स्ट्रक्चर ये होता है ना, कोई एटम अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर कोई एटम रिंग से जुड़ा हुआ कोई एटम उसके पास लोन पेयर हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रिंग से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो देखो इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका भी ज्यादा होगा। अब इसका स्ट्रेंथ NO2 में जो -m है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइनाइड में, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें कौन बॉन्डेड है? कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ये वाला नाइट्रोजन खींचेगा एज कंपेयर टू साइनाइड का कार्बन। इसलिए ए वाला सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, फिर बी वाला, फिर सी वाला। क्लियर होते जा रहा है? आपको कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है रिगार्डिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये पैरानाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल और ये मेटानाइट्रोफिनॉल। अब मैं पूछूंगा ये दोनों में एसिडिक कौन है? मेरा आंसर आएगा पैरानाइट्रोफिनॉल। अब बोलोगे सर ये नाइट्रो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी तो नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी -m एंड -i दिखाता है, ये भी -m एंड -i दिखाता है, तो ऐसा क्यों इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है? देखो दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल। अपोजिट पोजीशन पे आपको पता होगा पैरानाइट्रो मेटा कब बोलते हैं, ऑर्थो कब बोलते हैं। दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। दिस इज मेटानाइट्रोफिनॉल। ये हमने नॉमेनक्लेचर में डिस्कशन किया है बच्चों लोग, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे याद कर लो -m भी होता है और -i भी होता है।
जबकि मेटा पोजीशन पे -m नहीं होता, सिर्फ -I होता है। कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव मेसोमेरिक हो चाहे वो नेगेटिव मेसोमेरिक हो, अगर रिंग में कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा तो वो कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका रीजन हम लोगों ने देखा था, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इसके जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो मेटा पोजीशन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ना ही नेगेटिव, जबकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है, चार्ज आते हैं। Because of this reason we can say that मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। समझ गया ना, ये चीज याद रख लो। मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप है तो वो मेसोमेरिक नहीं दिखाता, वो सिर्फ इंडक्टिव दिखाता है, वो मेसोमेरिक नहीं दिखाता, वो सिर्फ इंडक्टिव दिखाता है। जबकि इसमें देखो मेसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों है। एज यू नो मेसोमेरिक डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें -m है इसमें -I है, और मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। मतलब जिसमें -m हो रहा है और जिसमें -I हो रहा है, अगर जिसमें -m होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू इधर, और जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये रीजन है, इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, बिकॉज नाइट्रो पोजीशन इधर किधर है, नाइट्रो इधर मेटा पे है और मेटा पे मेसोमेरिक नहीं होता। इधर मैं लिख देता हूं मेटा पोजीशन पे, देखो मेटा पे क्या नहीं होता, मेसोमेरिक नहीं होता, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। ये चीज याद रखना है, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, और जब मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, जब सिर्फ इंडक्टिव होगा, जबकि इस पे मेसोमेरिक होगा, तो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी चीज याद रख लो। मेसोमेरिक, जिसने भी मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देखा है उसको तो ये सब आता ही होगा। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता है तो आप लोग रिवाइज करो, बिकॉज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं करोगे आप भूलते जाओगे। वोलेटाइल होता है ना, भूल जाते हो फटाक से। इजी भी लगता है, किसी किसी को हार्ड भी लगता है, बट ये इजी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप इसको समझ जाते हो लेकिन इसको भूल भी जाते हो, क्योंकि इसके लिए हमको ना ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में ये होल्ड होता जाएगा, रुकते जाएगा, अदरवाइज उड़ते जाएगा वोलेटाइल गैस की तरह। क्लियर हो गया ना, वोलेटाइल होता है। तो समझो आप लोग को क्या करना है ना, इसकी प्रैक्टिस करना है। ये सब चीज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक चीज याद रख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ हो, नीट हो या जेई हो, दोनों के पेपर में इसके इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनते ही है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। मतलब आपका 4 मार्क्स फिक्स होता है। तो आप क्यों ये सब चीज नहीं सीखते? ये सब चीज को एकदम अच्छे से कर लो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो देख लो। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है ना, पूरा बेसिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली बिल्डिंग स्ट्रांग बनता है। तो सेम अगर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा तो आपको ये सारे चैप्टर्स में है बहुत आसानी मिलता है। क्लियर हो गया ना? जैसे कि अभी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, जिस बच्चों को पहले से आता होगा उसके लिए तो बहुत ईजी होगा, कुछ बच्चों को ये सब पहले से आता होगा, समझ रहे हो? आधे बच्चे अगर समझ गए होगे तो वो स्किप ही कर दिए होगे कि हाँ भाई हमको तो आता है, बिकॉज उनका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो लोग ने देख के कंप्लीट कर लिया। तो और जिसको नहीं आता वो भी सीख ही रहा है। तो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो। केमिस्ट्री के लिए जरूरत क्या होता है ना, बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी होता है। बेसिक स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करोगे। चलो अभी एक फेवरेट क्वेश्चन है इस फिनॉल के ऊपर। दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, and this is मेटानाइट्रोफिनॉल। चलो पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, दिस इज ए, ये बी और ये क्या है, सी है। मुझे बताओ तीनों में स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन है? मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। आपको पता है ये मेटा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर सिर्फ क्या हो रहा है, इंडक्टिव हो रहा है। जबकि इधर ऑर्थो पे -m मेसोमेरिक भी होता है और इंडक्टिव भी होता है। याद कर लो मेटा पे बस मेसोमेरिक नहीं होता, सिर्फ ये याद कर लो। जबकि ऑर्थो और पैरा पे मेसोमेरिक भी होगा और इंडक्टिव भी होगा। माइनस क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि रिंग से जुड़ा हुआ एटम
अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड एज यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन और उसके साथ पाई बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन पे है तो -m एंड -i दिखाएगा, पैरा पे भी -m -i दिखाएगा, जबकि मेटा पे सिर्फ -i दिखाएगा। As you know, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इसमें -m ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू -i। देखो H+ दे दिया, H+ दे दिया, H+ देने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने से क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, ऑक्सीजन रिलैक्स फील करेगा, मतलब स्ट्रक्चर की ये जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में मेसोमेरिक हो रहा है तो ये लोग ज्यादा खींचेंगे एज कंपेयर टू इंडक्टिव वाला। क्लियर हो गया? तो आपको ये तो पता चल गया A एंड B इज मोर एसिडिक देन C, A एंड B इज मोर एसिडिक देन C। बट A और B में भी कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूंगा A इज मोर एसिडिक देन B इज मोर एसिडिक देन C। Why? दोनों में ही मेसोमेरिक हो रहा है, दोनों में ही इंडक्टिव हो रहा है, तो ऐसा क्यों? इधर देखो, इस हाइड्रोजन के और इस ऑक्सीजन के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और आपको पता होगा तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इधर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वो अपने H+ को जल्दी देगा नहीं, इसका H+ इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, एक तरीके का इंटरैक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है इसका नाम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका H+ जल्दी नहीं जाता, इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देन मेटानाइट्रोफिनॉल। मेटा का एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों कम है? बिकॉज उसमें सिर्फ इंडक्टिव हो रहा है, सिर्फ -i हो रहा है, जबकि इसमें -i और -m दोनों हो रहे हैं। लेकिन पहला हमारा सबसे स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ऑर्थो। व्हाई? बिकॉज इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए इंट्रा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही रीजन के वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये चीज याद रख लो, पैरानाइट्रोफिनॉल हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा। यही रीजन की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारे रीजन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, जब फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में समझ गया क्योंकि व्हाई इट इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अभी हम लोगों ने फिनॉल का बात किया, उसके पहले अल्कोहल का बात किया, दोनों को कंपैरिजन भी किया। तो जितना भी मैंने पढ़ा उस चीज को आप लोग प्रॉपर्ली रिवाइज करो। कंपैरिजन में पता चल गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। Why? Because फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन बनता है कॉन्जुगेट बेस, और अल्कोहल में अल्कोक्साइड बनता है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, दैट्स व्हाई फिनॉल अपना H+ जल्दी देगा, इसलिए फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये चीज याद रख लो, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, -i -m बढ़ा देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, जबकि +m और +i कम कर देते हैं। तो ये सब चीज आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मैंने आपको बताया, रिंग से जुड़े हुए एटम के पास अगर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, रिंग से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये सब चीज आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो जितना भी मैंने पढ़ा है उस चीज को आप लोग रिवाइज करो। इस चीज से रिलेटेड आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होते जाएगा।
तो जितना भी मैंने पढ़ा है आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट करते रहो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। In next lecture, we will continue the chemical properties of alcohol. So for that video, press the bell icon. Till then, bye, take care, and thank you so much for watching this video.